ऐसा नहीं है कि किसी माँ बाप को इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आपने देखा होगा, घर में एक छोटा बच्चा होता है, वो उठ करके चलना सीखता है, तो माँ क्या करती है, वो उठता है, एक दो कदम करके गिर जाता है तो डांटती है क्या? ताली बजाती है। ताली बजाती उस बच्चे को लगता है गिरना बुरा नहीं है, उसने भी हिचने की आदत है। अब किसी माँ को किसी प्रधानमंत्री ने लेक्चर दिया था क्या कि बच्चा गिर जाए तो ताली बजाना? किसी किताब में पढ़ा था क्या? लेकिन उसको मालूम है कि बच्चे का हौसला बुलंद बढ़ाना है। फिर क्या करेगी? 3-4 कदम चलना सीखेगा तो माँ उसको कोई प्रिय चीज उसको लेकर के दूर खड़ी रहेगी और कहेगी आओ 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 आओ, है, हटती जाएगी। ऐसा करती है ना माँ? और बच्चे को भी करता है कि मैं जरा दौड़ करके ले आऊं, उसका हौसला बुलंद करती है माँ बाप। लेकिन ये सब ज्ञान होने के बाद, बचपन में सब किया होने के बाद भी एक स्थिति आने के बाद माँ का मन हो जाता है, बाप का मन हो जाता है, बस अब तो वो तैयार हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलती वहीं से शुरू होती है। माँ बाप ने जीवन भर बच्चे को उसी रूप में देखना चाहिए, पुचकारना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर गिर भी जाता है तो हौसला बुलंद करना चाहिए। उसको नीचे गिरता हुआ देख करके उसको डांटते रहने से कोई परिवर्तन नहीं। जहां तक अपेक्षाओं का सवाल है, एक प्रकार से अपेक्षाएं अच्छी चीज है। मैंने कहा ना, वो बालक को मां दूर रह करके दौड़ाती है, वो अपेक्षा है कि भाई तुम अब 10 कदम दौड़ के मेरे पास आओ। अपेक्षा आवश्यक होती है। अपेक्षाओं के कारण हमें भी कुछ ज्यादा करने की इच्छा जगती है। अगर अपेक्षा ही नहीं होगी तो आप मुझे बताइए, एक पेशेंट हो जिसमें जीने की इच्छा ही ना हो, अब ठीक होने का मन ही न करता हो, ऐसा ही छोटा मृत्यु का इंतजार करना है, कितने ही बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ला दो, कितना ही बढ़िया से बढ़िया अस्पताल ला दीजिए, वो पेशेंट ठीक हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो निराशा में की गर्त में डूबा हुआ समाज या व्यक्ति या परिवार कभी किसी का भला कर सकता है? और इसलिए आशा और अपेक्षा ऊर्ध्व गति के लिए अनिवार्य होती है। और मैं, जैसे आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि आप अब आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह सवाल स्वाभाविक था। यह बहुत स्वाभाविक है कि समाज में अपेक्षाएं हो, निराशा नहीं होनी चाहिए। वरना ये छोड़ो यार, ये मोदी जी तो ऐसे ही है, कुछ होने वाला नहीं, चलो यार अपना काम करें। जी नहीं, वो कहता है मोदी जी आप है और ये नहीं होता है। ये तो विश्वास है। मैं तो चाहता हूं, लोग कहते हैं कि मोदी ने बहुत एस्पिरेशंस जगा दिए। मैं तो चाहता हूं 125 करोड़ देशवासियों के 125 करोड़ एस्पिरेशंस होने चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, देश तभी चलता है जी। अपेक्षाओं के बोझ में दबना नहीं चाहिए, हमें अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने आप को सज्ज करना चाहिए। चलिए, लंबा हो गया जवाब आपका। सर, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण कुमार शर्मा, जो कि एक अभिभावक हैं। इनकी एक परेशानी है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। मैं रूपनगर जम्मू का रहने वाला हूँ। आजकल बच्चों पर ही नहीं, हम पेरेंट्स पर भी हमारे साथियों का दबाव होता है, किसका बच्चा कितने अच्छे अंक लाता है। इस टेंशन से बाहर कैसे निकला जाए? धन्यवाद सर। माननीय, ऐसा ही एक सवाल है नॉर्थ ईस्ट यानी इम्फाल से पेवम नीला कुमारी ने पूछा है। ये भी एक अभिभावक हैं। Kurumjari, Honorable Prime Minister Sir, I am Pevam Nila Kumari from Imphal, Manipur. As a parent and also a working woman, I would like to know how can I distress myself during examination of my children. Thank you, sir. अभिभावक के रूप में मेरे बच्चों के एग्जाम्स के वक्त मैं तनाव मुक्त कैसे रहूं?
माननीय टाइम्स नाउ के द्वारा भी बैंगलोर से एक सवाल पूछ रही है लावण्या, ये एक स्टूडेंट है। Good morning. I am Lavanya R, studying in St. Mary's Public School, Queens Road, Bangalore. I am a viewer of Times Now. My question is to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Good morning, sir. Today my question is, how can we students overcome the fear which has been pressure and fear which has been created by our parents, teachers and all our loved ones? स्टूडेंट्स हमारे पेरेंट्स, टीचर्स तथा हमारे प्रियजनों के द्वारा बनाए गए दबाव का डर मन से कैसे निकालें। सर, बच्चों और पेरेंट्स दोनों के ही तनाव की बात हो रही है। हम सब उत्सुक हैं आपका जवाब सुनने के लिए। अभिभावकों के लिए मेरा यही आग्रह होगा कि आपके सपने भी होने चाहिए, अपेक्षाएं भी होनी चाहिए, लेकिन प्रेशर से परिस्थिति बिगड़ जाती है। जब भी आप बच्चे को कभी बहुत बढ़िया मानो खाना बनाया आपने, वो अपने मन से खा रहा है, लेकिन चूंकि आपने अच्छा बनाया है, आपको बहुत पसंद है, फिर बच्चे को कहो खाओ 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 तो वो खड़ा होकर के चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? प्रेशर से रिएक्शन आता है। ऐसा न हो, इसका हमने पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है, और मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि वे कभी कभी अपने यार दोस्तों या फैमिली फंक्शन में या सोशल फंक्शन में जाते हैं तो अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अपना विजिटिंग कार्ड बना करके ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है कि उनको सोसाइटी में मेरा बेटा ये किया, मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटे ने, बस इशू को लेके घूमते रहते हैं। और इसके लिए वो आपको घर में आकर के, अच्छा आप ठीक ना करें तो घर में ही डांटते। मैं कैसे जाऊंगा उसकी शादी में, तू क्या रिजल्ट लाया है, मुझे लगा पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा। ऐसा ही करते हैं ना। यानी आपका सफलता या विफलता उनके सोशल लाइफ पर जैसे पता नहीं बड़ा बड़ा पहाड़ गिर जाता है, और उसके कारण वे हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको समाज में एक स्थान बना रहे। इसलिए माँ बाप बच्चों पर ये प्रेशर डालने की आदत बन जाती है। इरादा नहीं है उनका, उनको साथ हमें अन्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो भी सही तरीके से इसको करें। हकीकत में माँ बाप ने एक उम्र के बाद बच्चे से नाता तोड़ दिया होता है। जब छोटा बालक होता है तो वही माँ बाप उसकी गलतियों का वर्णन बखूबी अपने मेहमानों के बीच करते हैं। कल इसने ऐसा कर दिया, उसने पूरा दूध का बोतल गिरा दिया, उसने कल उसका गर्म चाय नीचे गिरा दी, जल गया। गलतियों का भी वर्णन करते, क्यों? उसकी एक्टिविटी को वो नोट करते हैं। हम अपने बच्चों के बालक अवस्था में उसकी हर बारीकी से देखते हैं, लेकिन 7-8 साल की उम्र होने के बाद हमें लगता ही नहीं है कि उसकी हर बारीकी को देखना चाहिए। अब उसमें क्या बदलाव आ रहा है, कौन सी रुचि ले रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। करीब करीब माँ बाप का ये नाता बच्चा 7-8 साल का हो रहा है तो टूटता चला जा रहा है। वो 3 महीने 6 महीने का था तब जितनी बारीकी से ऑब्जर्व करते थे, जब तक वो वयस्क नहीं होता है तब तक आपको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व करने का मतलब नहीं है कि आपने सोचा है उस दिशा में ढालना चाहिए, देखते रहना चाहिए। उसकी ताकत आपको ध्यान में आएगी। अगर इतना सा कर ले तो ये जो प्रेशर का वातावरण बन जाता है उससे मुक्ति मिल जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस वक्त हमारे बीच में एक माँ मौजूद हैं जो कि बेसिकली असम से हैं पर दिल्ली में रहती हैं, थोड़ा परेशान है और उनकी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ कहना चाहती हैं मधुमिता सेन गुप्ता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम मधुमिता सेन गुप्ता है।
मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। माननीय, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंट लाइन वाला होगा। ये समस्या भी है, समाधान भी है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा। और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करता है? क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है? अगर माँ बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी की, कि बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया आया है, किस प्रकार के नए नए ऐप्स आए हैं, उसमें क्या होता है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं मेरे माँ बाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे। तो पहला काम तो आप किसी को रोक नहीं। मैं देख रहा हूं यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। हो सकता है कुछ लोग यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे, लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है, हमें नैरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नैरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे एक्सपांशन के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विषयों की चर्चा करते रहना चाहिए, तब जाकर के होगा। अदरवाइज जैसे बच्चे खेल के मैदान में नहीं है, कभी कभी माँ बाप को लगता है पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के दिनों के कुछ दिन पहले ही बीमार हो जाता है तो माँ बाप का पसीना छूट जाता है। अरे भाई, पहले उसको किताब पढ़ाता है, कहीं खेल के मैदान में भी तो भेजना था। आप में से कभी सोचिए, मैं कभी मेरी बच्चों के साथ बातचीत करने का मेरा ये पिछले मुख्यमंत्री साहब तब से एक लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अब रूप उसका रंग बदलता चला, लेकिन मैं करता रहता हूं। मैंने देखा है कि मैं कभी बच्चों को पूछता था कि कितने बच्चे हैं जिनका दिन में 4 बार मेहनत करने के कारण पसीना आया है शरीर पे। आप हैरान हो जाएंगे, गांव के बच्चे भी कहते थे नहीं ऐसा तो नहीं होता है। अब ऐसी कैसी जिंदगी? हंसना खेलना खुले मैदान में ये जीवन का हिस्सा होना चाहिए, और वो एक नई ऊर्जा देता है। और इसलिए टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे हो, मैं स्वयं टेक्नोलॉजी बहुत शक्तिशाली मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं खुद इसका उपयोग आज भी जो मैं
दुनिया के इतने देशों के साथ और देश के लोगों से बात कर रहा हूं, उसका कारण टेक्नोलॉजी का उपयोग है। तो एक ही चीज के दो अच्छे पहलू होते हैं, एक किसी को बहुत सीमित कर देता है तो दूसरे को बहुत विस्तृत कर देता है। आपकी ये चिंता सही है, लेकिन आप उसके साथ बैठिए, उसको कभी आप काम दीजिए। कि मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा चावल पकाते हैं, देखो बेटा टेक्नोलॉजी में जरा ढूंढ के मुझे बताओ कैसे बनता है वो चावल। तो उसको लगेगा हाँ माँ मुझे टेक्नोलॉजी की मदद से खुद को चावल पकाने का नागालैंड की पद्धति क्या है वो सीखना चाहती है। वो टेक्नोलॉजी आप दोनों को जोड़ने का कारण बन सकती है और उसका भी मन टेक्नोलॉजी से नई नई चीजें जानी जा सकती है, सीखी जा सकती हैं, जो जीवन में काम आ सकती है। उस पर आप धीरे 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 उसको ले जा सकते हैं। आप कभी उसको पूछ सकते हैं कि भाई आज हमने सुना है कि स्पेस में ऐसा हुआ है, या आज हमने सुना है साइक्लोन आना है, तो तुम देखो जरा ये साइक्लोन आने की खबर कैसे देते हैं ये। तो वही बच्चा उसमें काम करेगा। आप उसको धीरे 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 टेक्नोलॉजी के सही उपयोग की तरफ ले जाइए और उसको लगना चाहिए कि वो बच्चा विकास की दिशा, तो गलत रास्ते पर जाने से बजाय, समय बर्बाद करने के बजाय, खुद ही एक खेलकूद के अंदर रहने के बजाय, और मैं समझता हूं जुरा प्ले स्टेशन से प्ले फील्ड में चला जाएगा वो, तो उस दिशा में हम सब प्रयास करें। सर वंश अग्रवाल फरीदाबाद से हैं, यहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। इनका सवाल थोड़ा सा हटके है। वंश। नमस्कार सर। सर मेरा नाम वंश अग्रवाल है और मैं मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद की कक्षा 10वीं का छात्र हूं। सर मेरा आपसे यह सवाल है कि हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित कैसे करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में कंजर्वेटिव होना चाहिए या सदैव बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इसमें आपका अनुभव क्या कहता है? धन्यवाद। माननीय, इस पर हम सबको कुछ पता है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जरा हाथ ऊपर करना। ऐसा कितने लोग मानते हैं कि लक्ष्य बहुत छोटा होना चाहिए? जरा हाथ ऊपर करें। जो ये मानते हैं कि लक्ष्य बहुत छोटा होना चाहिए, ऐसा कितने लोग हैं? 2-3 लोग ही हैं। जो मानते हैं लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, कितने हैं? तो डेमोक्रेटिक वे में तो तय हो गया। हम लोग गुजरात में बचपन से कहावत सुनते हैं, निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। यानी अगर निशान चूक जाते हैं तो माफ हो सकता है, लेकिन अगर निशान नीचा रखते हैं तो उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। जब लक्ष्य तय करते हैं तो मेरा एक मत रहता है कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। यानी लगता है भाई मान लीजिए मुझे यहां छूना है, मैं कोशिश कर रहा हूं नहीं छोड़, मेरी पकड़ में नहीं है, लेकिन 1 फुट अगर जंप लगा लूं तो मैं पकड़ सकता हूं, मतलब मेरी पहुंच में है, मेरी पकड़ में नहीं है। एक बार पहुंच वाला लक्ष्य होगा, जब पकड़ में आ जाएगा तो फिर नया लक्ष्य की प्रेरणा उसी में से पैदा होगी। और इसलिए लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम कुछ ना करने के लिए बड़े बड़े लक्ष्य की बातें करते रहें। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पूछेंगे क्या करते हो, तो मैंने देखा तो वो कहते थे सीए कर रहा हूं। तो मैं हैरान था, इतने सारे लोग सीए कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो पता चला कि वो, ये मैं कोई 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि ये सीए कर रहा हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा उनके परिवार इधर उधर बातें करते देखे ना, मैंने पाया कि कुछ नहीं करता हूं, ये जवाब बड़ा भारी रहता है।
अब 20-22 साल की उम्र हो गई है, रिश्ते भी आते हैं, तो माँ बाप क्या जवाब दें? तो वो भी आसानी से कहते हैं बेटा सीए कर रहा है। अब ये लक्ष्य नहीं है जी, ये तो एक प्रकार से चालबाजी है अपने आप को सुरक्षित करने की। हमें पहले अपने आप को भली भांति जानना चाहिए, अपने तरीके से जानना चाहिए, किसी के संदर्भ में नहीं, अपने माँ बाप के सपनों के संदर्भ में नहीं, अपने टीचर के सपनों के संदर्भ में नहीं, आपके प्रधानमंत्री के भाषण के संदर्भ में नहीं, खुद के संदर्भ में। मैंने जो तय किया था पहले, क्या हुआ उसका, उससे आपको पता चलेगा हाँ मैं इतना तो कर सकता हूं। तो तय करो, यहां नहीं रुकना है, 5 कदम और जाना है। लक्ष्य अपने सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सपने ही मरे पड़े हो तो सामर्थ्य ही मरता चला जाता है, और ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष्य साफ होने चाहिए। लक्ष्य 2 प्रकार के भी होते हैं। एक अंतिम लक्ष्य प्राप्ति के लिए छोटे छोटे, आपने देखा होगा कोई जो बड़ी पहाड़ी चढ़ता है तो पहले छोटी छोटी पहाड़ियों को लक्ष्य बना करके चढ़ते चढ़ते उसको सिद्ध करके फिर अगली चोटी पे जाता है। हमने भी कोशिश यही करनी चाहिए, तब जाकर के मैं समझता हूं कि हम लक्ष्य के साथ जीवन को चला सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो हमने एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए अंदर कि मैंने तय किया था कहां कमी रही, मेरी मेहनत में कमी रही, मेरे प्लानिंग में कमी रही। इन छोटे छोटे लक्ष्य का वेरिफिकेशन करते रहेंगे तो बड़े लक्ष्य तक जाने में कोई बड़ा हादसा नहीं होगा। आप उसको आसानी से करेक्ट करते जाएंगे, पार करते जाएंगे। तो लक्ष्य सिर्फ होना इनफ नहीं है, लक्ष्य पाने के रास्ते में आपका कितना कंसंट्रेशन है, आप कितनी एनर्जी कितनी लगाते हैं, किस काम के लिए कितना समय लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस पर अगर आप जागृत हैं, मुझे विश्वास है कि कोई लक्ष्य बेकार नहीं जाता है। वो लक्ष्य आपको भी सामर्थ्यवान बनाता है। सर, तमिलनाडु से एक छात्र नरेन अपने मन की बात आपसे कहना चाहते हैं। Namaskar sir, I am Narendran from Pollachi, Tamil Nadu. Sir, your ceaseless efforts to uplift our nation inspire all of us whenever we face impediments or setbacks, whether in exams, sports or any other competitive scenarios. What motivates you sir to be energetic and tirelessly enthusiastic in your 17 hours hectic work schedule? As students, how can we adhere to proper time management schedule in accomplishing our goals? Thank you sir. जब हमें एग्ज़ाम्स या खेल या किसी प्रतियोगिता में असफलता मिलती है या मुश्किलें आती हैं तो आपके द्वारा राष्ट्र को लगातार ऊंचाइयों तक ले जाने के आपके प्रयास हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं। 17 घंटों की आपकी व्यस्त दिनचर्या में आपको ऊर्जावान बनाए रखने और बिना थकान महसूस किए उत्साहित रखने में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल का पालन कैसे करें? माननीय कृपया बताएं। आपने अपने परिवार में देखा होगा, आप कभी थक जाते होंगे, आप कभी बोर हो जाते होंगे, आपका मन भी करता होगा नहीं यार ये कुछ और करें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी माँ का भी तो शरीर होता है, उसको भी कभी थकान लगती होगी, उसको भी कभी बीमारी आती होगी, उसको भी मन करता होगा चलो आज सो जाए। लेकिन वो हर पल कितनी बीमार क्यों न हो, बच्चे का स्कूल से आने का समय होगा तो हंसते हुए चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ी रहती है। अगर उसको कोई सवाल पूछे कि माँ तेरे में ये ऊर्जा कहाँ से आती है, तुम
दिन में 24 घंटे 8 घंटे किचन में खड़ी रहती हो, इधर दौड़ती हो, टेलीफोन आया तो उसको उठा लेती हो, घर की घंटी बजी तो दौड़ जाती हो, मेहमान आया तो पानी पिला लेती हो, काम वाली नहीं आई तो उसको बुलाने के लिए कोई व्यवस्था करती हो। नहीं, इतनी सारी चीजें कैसे करती हो? क्यों? परिवार मेरा है, सदस्य मेरे हैं। मां के मन में भाव होता है मैं नहीं करूं तो कौन करे। जब ये भाव पैदा हो जाता है अपनेपन का, तो फिर ऊर्जा अपने आप आती है, थकान कभी घर का दरवाजा नहीं देखती है। मेरे लिए भी 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, और 125 करोड़ देशवासी मेरे परिवार है, तो मैं थकान महसूस नहीं करता हूं। हर पल मैं सोचता हूं, रात को जब बिस्तर पे जाता हूं तो सुबह का सोच करके जाता हूं, दिन भर कितना किया नहीं किया बात की बात है, कल सुबह नए उत्साह से निकल पड़ूंगा, ये सोच करके बिस्तर पे जाता हूं और नए उमंग नई ऊर्जा के साथ आता हूं। जहां तक टाइम मैनेजमेंट का सवाल है, आप अगर किसी से समय मांगे और वो ये कहे कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास इन दिनों समय नहीं है, तो आप लिख के रखिए वो झूठ बोलता है। मतलब उसको समय का उपयोग आता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है अगर आप अपने समय के संबंध में जागरूक हो। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सचमुच में अपने 24 घंटे की दिनचर्या का एटलीस्ट 1 वीक का एनालिसिस किया होगा। बहुत कम होंगे। आप एक काम कीजिए, बीते हुए 1 सप्ताह में आप सुबह से शाम तक अपना याद करके लिखो समय का क्या उपयोग किया। तो आपको ही पता नहीं होगा कि मैंने ये काम क्यों किया यार, मैं तो बेकार में समय बिगाड़ दिया। देखो मैं तो यहाँ खाली बैठा था, मैं तो ऐसे ही बातें कर रहा था, मैं ऐसे वो चीज को देखा करता था। आप तुरंत सोचेंगे नहीं ये 6 चीजें कम करूं, ये समय निकलेगा, यहां उपयोग करूंगा। टाइम मैनेजमेंट ये हमारे अपने हाथ की बात होती है। हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और इसके लिए कोई बड़े MBA, बहुत बड़ी कोई ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। आप सिंपली अपने यहां घर काम के लिए आने वाली महिला को जरा ऑब्जर्व कीजिए। इन दिनों एक ही परिवार में घर काम करने वाली जो लोग होते हैं बहुत कम होते हैं। वे 10-12 घरों में काम लेते हैं, और उनको पता होता है कि इनके घर में 7 बजे बर्तन साफ करता है, उनके घर में 9 बजे बर्तन साफ करना होता है, उनके घर में 11 बजे कपड़े धोने होते हैं, उनके घर में 12 बजे किचन में जाना। आप देखेंगे साइकिल होगी, स्कूटी होगी, ट्रैफिक का सारा हिसाब किताब होगा, लेकिन बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट उनका परफेक्ट होगा। वो 3-4 बजे तक जितने परिवारों में सेवा करती हैं या करता है, वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट से करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने ऑब्जर्व नहीं किया उसको। यानी जिसने स्कूल देखी नहीं है, क्लास देखा नहीं है, लेकिन उसको भी समझ है कि मेरे समय को मैं ऐसे बांटूं। और आपने देखा होगा किसी घर में अगर नहाने में देर हुई है, कपड़े धोने बाकी हैं, तो कह देती है कि ठीक है रखो, कल साथ में धोऊंगी, आज नहीं धोऊंगी, मेरा समय तय है। होता है कि नहीं होता ऐसा? आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया है। यही गड़बड़ है। आप ऑब्जर्व कीजिए, जो सफल लोग होते हैं, जो बिल्कुल हंसते खेलते काम कर रहे हैं, उनको समय का कोई दबाव नहीं होता है। कभी ट्रेन दौड़ पकड़ने के लिए भागते नहीं है, कभी उसको लंच बॉक्स कभी भूल जाते हैं, कभी चश्मा भूल जाते हैं, कभी किताब, कुछ नहीं होता है, सब परफेक्ट चलता है। क्यों? उन्होंने अपने समय की कीमत समझी है। टाइम इज मनी हम सुनते आए हैं, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का हमारा स्वभाव है। हम तय करें कुछ रह जाए तो रह जाए, समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसी समय में से 24 घंटे मेरे पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है। ईश्वर ने इसमें सामाजिक न्याय व्यवस्था की हुई है। अमीर से अमीर को भी 24 घंटे हैं, गरीब से गरीब को भी 24 घंटे है, और इसलिए उसका सर्वाधिक अच्छा उपयोग करने की आदत आसानी से बनाई जा सकती है। सर, पठानकोट से एक स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, नाम है अमित चौहान। नमस्कार सर,
Myself, Amit Chauhan, a science graduate student from AB College, Pathankot. I am very happy to be a part of Pariksha Pe Charcha. And my question from you is, what is the key formula for developing the attitude of accepting studies as a source of fun and interest, not stress? Thank you. ताकि हम पढ़ाई को फन और इंटरेस्ट की तरह लें, तनाव की तरह नहीं। मायने एग्जाम के स्ट्रेस से ही संबंधित सवाल पूछा है सुरप्रीत डेगोल ने काठमांडू से। ये एक स्टूडेंट हैं। Good morning, sir. I am Supri Dangol, a student of Kendriya Vidyalaya, Kathmandu, and I live in Kathmandu. We start living with the term examination since our primary classes. This becomes part of our personality. Do you think exams are helpful for improving our personality, or do exams obstruct our all-round development? Thank you, sir. Thank you, sir. हम प्राथमिक कक्षाओं से ही एग्जामिनेशन शब्द टर्म के साथ जीना शुरू करते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। माननीय, क्या आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम व्यक्तित्व को निखारती है या फिर एग्ज़ाम हमारे व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में रुकावट है? माननीय, कृपया इन दोनों ही सवालों के बारे में हम सबको कुछ बताएं। देखिए, कसौटी बुरी नहीं होती है, एग्ज़ाम बुरी नहीं होती है। हम उसके साथ किस प्रकार से उसकी तरफ देखते हैं, हम किस प्रकार से उसके साथ डील करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और मेरा तो सिद्धांत है कि कसौटी कसती है, कसौटी कोसने के लिए नहीं होती है। लोग कसौटी को ही कोसते हैं। एक्चुअली अगर हम अब मान लीजिए किसी को ओलंपिक खेलने के लिए जाना है, अगर वो तहसील में खेला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में खेला नहीं है, स्टेट में खेला नहीं है, इंटर स्टेट नहीं खेला है, नेशनल नहीं खेला है, और वो ओलंपिक के सपने देखेगा तो कहां से होगा भाई? उसको हर पल कसौटी में कसना पड़ेगा। इसलिए हम एग्जाम को, कसौटी को एक अवसर माने, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी मानेंगे तो आपको इसका आनंद आएगा। और जब चुनौती होती है तो एक ईश्वर ने एक हर व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत दी होती है। अब देखिए, आप नॉर्मल आवाज में कभी बात करते हैं, लेकिन भीड़ में किसी को बुलाना है तो एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर, इतने जोर से बोलते हैं जैसे आर्मी का कोई अफसर की भी आवाज न निकले, इतनी बड़ी आवाज निकलती है आपकी। भले एक पल के लिए निकलेगी, लेकिन ऊर्जा अंदर पड़ी हुई है। एक समय था, अपॉर्चुनिटी आई, आपकी ऊर्जा बाहर आई। आपके अंदर बहुत कुछ पड़ा होता है। आपने ऑब्जर्व करना चाहिए कि इस कसौटी के समय मेरी वो कौन सी क्षमता थी जो उभर करके आई है। कभी कभी तो आपने भी देखा होगा, ऐसी चीजें आपके मन में से आती होगी, ऐसे विचार आते होंगे, दोस्तों के साथ बातचीत में ऐसा वाक्य निकलता होगा जो कभी आपने भी सोचा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके भीतर परमात्मा ने बहुत सामर्थ्य रखा हुआ है, लेकिन उस सामर्थ्य को परखने के लिए आपका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये एग्जाम वो आपको अवसर देती हैं आपके अपने सामर्थ्य को परखने के लिए। दूसरा, हम एग्जाम के लिए जिंदगी न जिए, हम खुद के लिए जिंदगी जिए। जब हम खुद के लिए जिंदगी जीते हैं, हमें लगता है कि नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज एक्वायर करना शुरू करें तो आप देख लीजिए, मार्क्स अपने आप फॉलो करेंगे, आपका पीछा करते हुए करते आपके दरवाजे आप पे खड़े रहेंगे। लेकिन गलती हम करते हैं, हम मार्क्स के पीछे भागते हैं, जिंदगी पीछे छूट जाती है। हम जिंदगी से जुड़ते चले, नॉलेज एक्वायर करते चले, मार्क्स अपने आप पीछे आपके दौड़ करके आएंगे, मार्क्स खुद आपको गले लगाने के लिए आपके पीछे दौड़ेंगे। और इसलिए इसको देखने का तरीका ये अगर आपका साफ सुथरा होगा तो मुझे विश्वास है कि एग्जाम कभी भी बोझ नहीं लगेगी। सचमुच में तो एग्जाम को एक उत्सव के रूप में एक अवसर आया है, चलो वाह मजा आया गया, खेत देखता हूं क्या करता हूं, ये मूड चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहम्मद सलीम एक स्टूडेंट हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है
मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में BA LLB प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं सोचता हूँ 12वीं कक्षा पास करने के बाद छात्रों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि कैरियर का चुनाव कैसे करें। उसी प्रकार 10वीं कक्षा पास करने के बाद छात्रों के मन में ये प्रश्न उठता है कि कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करें। पेरेंट्स बच्चों की रुचि को ना समझते हुए उन्हें साइंस स्ट्रीम में जाने के लिए बाध्य करते हैं। कृपया हमें इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। और अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शांभवी शुक्ला जो कि एक छात्रा हैं, आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। नमस्कार सर, दिस इज शांभवी शुक्ला, स्टूडेंट ऑफ BA थर्ड ईयर, Vasanta College, Rajghat, BHU, Varanasi. So my question is, it is the time for the preparations of my master's entrance exam. So sir, please guide me for acquiring better job and career opportunities. Thank you very much sir. मास्टर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। हम बैचलर स्टूडेंट्स की ज़िंदगी का ये एक नया दौर है। बेहतर नौकरी तथा कोर्स को पाने में आने वाली चुनौतियों के बारे में कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। कुछ लोग लिख सकते हैं, कुछ लोग गाना गा सकते हैं, कुछ लोग डांस कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो लोग मैथ्स कर सके, साइंस कर सके, जो हमारे देश में बहुत बड़ी बात मानी जाती है मैथ्स और साइंस करना। तो हम अपने माँ बाप को ये कैसे समझाएं कि अगर हम नहीं कर सकते हैं मैथ्स या साइंस तो हम किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हैं, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है कि हम किसी एक चीज़ में अच्छे ना हों। तो हम अपने माँ बाप को ये कैसे समझाएं कि अगर हम नहीं कर सकते हैं मैथ्स या साइंस तो हम किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हैं, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है कि हम किसी एक चीज़ में अच्छे ना हों। माननीय कृपया इस बारे में हम सबको प्रेरणा दें। आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। ऐसे समय एक सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। लोग अपने अपने अनुभव की बातें बताते रहते हैं। माँ एक सुझाव देगी तो पिताजी दूसरा सुझाव देंगे, तो अंकल तीसरा सुझाव देंगे, तो मोहल्ले के दोस्त और चौथा सुझाव देंगे, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूज होने के पीछे एक कारण ये है, हमें अपने विषय में पता है क्या, मेरा अपना पैशन क्या है, मेरी रुचि किस में है, और मैं मेरी रुचि के अनुसार इसके पहले कुछ कर पाया हूं क्या, मेरे सपने क्या है वो बात की बात है। पहले मेरा पैशन क्या है, और उसके बाद आप माँ बाप को भी कन्विंस कर सकते। देखिए 8वीं कक्षा में मैंने इसमें ऐसा किया था, 9वीं मैंने ऐसा किया था, मेरे टीचर मुझे बता रहे थे। उस समय तहसील के अंदर जब कंपटीशन था तो मैं गया था, मैं ये करके आया था। मुझे लगता है कि मेरे भीतर ये ताकत है। कभी हमने अपने टीचर जिसके प्रति हमारा लगाव हो, उनके साथ बातें करनी चाहिए। ये साहब, आप मुझे 4 साल से पढ़ा रहे हो, मुझे देखते हो, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? और ऐसा नहीं कि टीचर समय नहीं देते। अगर कोई विद्यार्थी टीचर के प्रति आत्मीय भाव से जुड़ता है तो उस टीचर को भी लगता है हाँ, इस विद्यार्थी को मैं समय दूं, उसको गाइड करूं, उसको भी लगता है। लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात का नहीं होता है कि कोई आपको क्या कहता है, माँ बाप क्या कहते हैं, आप खुद कन्फ्यूज हैं, ये समस्या है। कन्फ्यूज इसलिए हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको क्या। मुझे बराबर याद है, मैं बहुत साल पहले बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जाया करता था स्टूडेंट से परिचय करने के लिए। ये कोई मैं 77, 78, 79 के कालखंड की बात कर रहा हूँ। तो उनसे मिलता था, बैठता था, बात करता था। तो मैं ऐसे ही उनको कभी पूछता था कि आपका मन में इरादा क्या है, क्या सोचते हैं? तो ज़्यादातर बच्चे जवाब देते थे, एक बार ग्रेजुएट हो जाऊं, आगे का पता ही नहीं उसको, एक बार ग्रेजुएट हो जाऊं। एक बार मैं पूछ रहा था तो एक बच्चा वहाँ गुजरात के बाहर का था, वो वहाँ पढ़ता था, उसने कहा आई वॉन्ट टू रूल। मैं हैरान था, बोले मैं तो आई वॉन्ट टू रूल। तो मैंने कहा क्या राजनीति में जाना चाहते हो क्या? नहीं, बोले राजनीति में नहीं जाना है, बोले मुझे बाबू बनना है।
बाबू ही तो बोले शासन करते हैं, राजनेता तो बोले आते हैं जाते हैं। मैं ये 40 साल पहले की घटना इसलिए सुना रहा हूं, उस बच्चे को इतनी क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है। और बाद में मैंने जरा जानकारी ली तो मैंने सुना कि वो वैसे ही गवर्नमेंट सिस्टम में ही चला गया और अच्छी पोजीशन पे वो पहुंचा था। उसके जो दोस्त लोग थे उनसे मैंने सुना था। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमारे मन में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स, फेथ इन कन्विक्शन। मेरा कन्विक्शन में मेरा विश्वास होना चाहिए एंड कैरेक्टर टू एक्ट। उसके अनुसार काम करने वाला मेरा जज्बा, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी समय, ये अगर हम डेवलप करें तो हम आसानी से उस दिशा में जा रहे हैं। साइंस, मैथ्स उसका एक अपना महत्व है, लेकिन बाकी स्ट्रीम का महत्व नहीं है। ये जो हमारे देश में सोच बनी है वो ठीक नहीं है। साइंस और मैथ्स में हमारे महत्व होने के बावजूद भी जितनी मात्रा में वहां लोग जाने चाहिए नहीं जाते हैं, चिंता का विषय है। और उसका कारण है कि प्रारंभिक काल में उसको उस प्रकार का जो मोटिवेशन मिलना चाहिए वो हमारे यहाँ शायद कुछ कमी है। और उसके कारण कुछ टीचर्स ने, कुछ स्कूल ने, कुछ अभिभावक ने स्पेशल इंटरेस्ट लेकर के इन चीज़ों को डेवलप किया तो बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग हैं, ठीक है भाई, ग्रेजुएट के कारखाने में चले जाएंगे, उधर से कारखाने से निकलते जाएंगे, यही चलता रहता है। और इसलिए आपकी ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप दबाव में आकर के मत सोचिए। आप अपनी क्षमता के आधार पर, और उसमें किसी की मदद भी लीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप पर बिल्कुल सची होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका अपना जजमेंट गलत हो, लेकिन अगर खुल करके बात करोगे तो शायद आपको सही मार्गदर्शन आपके अगल बगल के लोगों से मिलेगा। सर, मॉस्को से एक स्टूडेंट हैं जो अपने मन की बात आपसे कहना चाहती हैं। नाम है जेनिथ। आइए देखते हैं। Good morning, sir. My name is Jenny Jacinta Areng of class 9 from Kendriya Vidyalaya, Moscow. You had given many suggestions to our parents last year. This resulted in the change of attitude of my parents, and now I've been interacting with them about my tensions of examination, fear of failure, etc. Their smile with a statement, "You can do it," makes me much more motivated. I'm really very thankful to you, sir. पिछले साल आपने हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छी सलाह दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उनका नज़रिया ही बदल गया। अब मैं अपने पेरेंट्स से मेरी एग्ज़ाम तथा असफलता का डर, इन सब के बारे में बातचीत करती हूँ। उनका मुस्कुरा के ये कहना, "यू कैन डू इट," यानी तुम कर सकती हो, मुझे और भी ज़्यादा प्रेरणा से भर देता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, इस विषय में कुछ कहें। आपने क्रेडिट मुझे दे दी, दरअसल क्रेडिट आपके माँ बाप को जाती है, क्योंकि उन्होंने सही बात को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपनी पुरानी जो भी हैबिट थी या ईगो था उसको छोड़ करके नए तरीके से उन्होंने सोचने का विचार किया। ये बात साफ है कि अभिभावकों का सकारात्मक रवैया बच्चे की जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। टीचर्स का भी आपने देखा होगा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो 3-4 बच्चों के पीछे उनका लगाव होता है। वो सवाल पूछेंगे तो उसके बात करेंगे, कोई आया सवाल पूछना है तो वो हाथ उठाता है तो उसी को कहेंगे अच्छा बोलो। उनको प्यारा लगता है, उनको लगता है वो तुरंत ठीक कर लेता है। और उसके कारण क्लास के बाकी बच्चों के मन में उस टीचर के प्रति भी एक अभाव पैदा होना शुरू हो जाता है। एक जो सम्यक दृष्टि का अभाव होता है उसका परिणाम होता है। उसी प्रकार से माँ बाप भी कभी अपने यार दोस्तों के यहाँ गए हो तो आपने देखा होगा कि पता चले कि हाँ इनका बेटा ने ये किया तो उसको बुलाएंगे, सुन देख इसने क्या किया। यानी 25 लोगों की भरी सभा में रिश्तेदारों के बीच में माँ बाप उसको वहीं सिखाना चाहते हैं, देख ये मोहन भाई के बेटे ने क्या किया, देख
तू है जो कुछ करता नहीं है, हो गया मामला खत्म। और ऐसी आदत करीब सबको होती है। आप घर में भी जाओगे तो सुनाएंगे कि देखो मामा का बेटा कितना आगे निकल गया। तुम कुछ सोचो, ये जो कंपैरिजन है ये माँ बाप ने, टीचर ने कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। उससे उसको बहुत निराशा मिलती है, उसको हतोत्साही कर देते हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक परिणाम लाती हैं जिसकी शायद हमने भी कल्पना नहीं की है। हमारा काम होना चाहिए उसको प्रोत्साहित करना। ठीक है वीक है बच्चा, लेकिन वो वीक क्यों है? क्योंकि आपने 90% वाले की तुलना करना शुरू किया, इसलिए आपको बुरा लगता है। लेकिन आप उसको ये कहो कि देखो बेटा पिछली बार तुम 55% लाए थे, इस बार 60 ले आए, क्या कमाल कर दिया तूने। बेटा तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। 55 से 60 की जो खुशी है वो उसको 60 से 90 ले जाने की ताकत दे सकती है। लेकिन 90 क्यों नहीं लाया, इसलिए 60 को कोसते रहोगे तो बच्चा 60 से 40 की ओर चला जाएगा, 60 के 70 की ओर नहीं जाएगा। और ये एक एनवायरनमेंट बहुत आवश्यक है। हम कोसते रहेंगे, हम उसको नीचा दिखाते जाएंगे बच्चों को, तो हम उसको कभी भी ताकतवर नहीं बना सकते हैं। मैं सरकार में काम करता हूं, अगर मुझे कोई छोटी भी बात किसी अफसर को कहनी है तो अलग से कभी मिल जाए तो बताता हूं कि देखो यार इसका कैसे करेंगे। लेकिन समूह में जब मिलता हूं मैं जी जान से उनकी तारीफ करता हूं, जी जान से करता हूं। और वो तारीफ झूठी नहीं होती है जी, उन्होंने भी अपने समय की जो भी शक्ति है, अनुभव है, पूरा निचोड़ दिया होता है। ठीक है प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार 2 कदम पीछे रह गया होगा, लेकिन उसके कारण उसकी मेहनत बेकार नहीं है जी। टीम स्पिरिट के लिए ये गुण बहुत आवश्यक होते हैं। मेरा भी आपसे आग्रह रहेगा, आप अपनी तुलना अपने पुराने रिकॉर्ड से कीजिए। आप कंपटीशन अपने रिकॉर्ड से कीजिए, आप अपने रिकॉर्ड ब्रेक कीजिए। आप अगर खुद के रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तो आपको कभी भी निराशा की गर्त में डूबने का मौका नहीं आएगा। आप अपने आगे बढ़ना, और उसमें आपको पता है कि मैं 3 घंटे नॉन स्टॉप काम कर सकता हूं, 3.5 घंटा करना है तो 3 का पता है तो 3.5 का सोच सकते हो। सामने वाला 5 का कर सकता है तो मैं 5 नहीं कर सकता हूं, छोड़ो यार मैं 3 के 3.5 कैसे कर लूं। ये बदलाव बहुत जरूरी है। अगर ये आपने कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं किसी तनाव से आपको गुजरना पड़ेगा। अगला सवाल तेहरान से है। माननीय स्टूडेंट जयप्रीत सिंह का कहना है। नमस्कार सर, मेरा नाम जयप्रीत सिंह शाहपुरी है। मैं केंद्रीय विद्यालय तेहरान एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं तेहरान ईरान से बोल रहा हूँ। सर मेरा आपसे एक सवाल है, सीखते समय तारीफ मिले तो सीखने में ज़्यादा मन लगता है, तो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ये सब क्यों नहीं अपनाते? क्लास में 2-3 बच्चों को छोड़ के बाकी बच्चों के अच्छा करने पर भी उन्हें तारीफ नहीं मिलती। तो सर क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? धन्यवाद। माननीय कृपया इस बारे में बताएं, हम सब उत्सुक हैं। क्या उनका सवाल क्या था, पूरा समझ क्या सवाल था उनका? बच्चे लोग जो हैं वो स्कूल में उनको तारीफ मिलती है और कुछ बच्चों को नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर्स भी और पेरेंट्स भी। मैं पूरा सवाल उनका समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन शायद वो ये कहना चाहते हैं कि स्कूल में या घर में कुछ बच्चों को तो बड़ा प्रोत्साहन मिलता है लेकिन कुछ को नहीं मिलता है, यही था ना? एक तो ये सब हमको क्यों नजर आता है, इस बात पर हमारा ध्यान क्यों जाता है? इसका कारण ये है कि हम ओवर कॉन्शियस है और भीतर से हम वीक है। जब तक कोई पुचकारता नहीं, सहलाता नहीं, तब तक
मेरे किए हुए का आनंद आता नहीं है। जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है वो तालियों की गूंज कितनी बजी कितनी नहीं बजी इसकी परवाह नहीं करता है जी। उसको विश्वास होता है। और मैं मानता हूं कि सबसे पहले ये बाकी चीजों के उपरांत आपके भीतर अपने आप पर वो विश्वास होना चाहिए कि कोई सलाह यानी कोई हमें सराहे या न सराहे, कोई पुचकारे या न पुचकारे, हमारे लिए कोई अच्छा करे या न करे, लेकिन मैं खुद एक स्थिति ऐसा पैदा करूंगा कि कभी न कभी मेरे टीचर को मुझे नोटिस करना पड़ेगा। उनको चैलेंज नहीं करना है, मन में रखना है, मैं उनको जीत के रहूंगा। और एक बार आपने उनको जीतना तय कर लिया तो आप देखिए बच्चे में ताकत होती है, 3 महीने में टीचर को जीत लेगा। एक और विषय भी बीच में एक सवाल आया था, मेरे मन में विचार आया। देखिए कभी कभार क्या होता है, टीचर भी उस बच्चे में विश्वास करता है या रुचि लेता है जब टीचर को लगता है कि उसके परिवारजन बच्चे में इंटरेस्टेड है। ऐसे बहुत माँ बाप होंगे जिन्होंने बच्चे को 7वीं से 10वीं या 12वीं तक कौन टीचर पढ़ा रहा है पता ही नहीं होगा। क्या कभी बच्चे के जन्मदिन पर दोस्तों के साथ माँ बाप ने टीचर को बुलाया? क्या माँ बाप कभी स्कूल में जाकर के किसी टीचर का जन्मदिन है, बच्चे ने कहा कि देखिए आज मेरे टीचर का जन्मदिन है, माँ बाप स्कूल चले गए, बच्चे के टीचर के जन्मदिन पर बधाई दी और कहा देखिए मैं तो घर में, बच्चा मेरे पास तो 3-4 घंटे रहता है, 5-6 घंटे आपके पास रहता है, अब उसकी तो जिंदगी आपके हाथ में है, आपके मैं शुभकामनाएं देने आया। वो टीचर का मन क्या करेगा बताइए? उसको लगेगा कि भाई ये बच्चा तो उन्होंने मुझे सौंप दिया है, मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन अभिभावक का ये रोल ही नहीं रहा है। टीचर को न कोई अपने घर बुलाता है, न माँ बाप। फिर हम जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। माँ बाप सच क्या झूठ का, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और कोई मुसीबत की बीमारी रो रहा है क्या है, बहानेबाजी कर रहा है, कुछ नहीं। क्या समझते हो? मैं आरटीआई करूंगा, मैं एफआईआर लिखवाऊंगा। बहुत माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे में कोई कमी महसूस नहीं करते, कभी नहीं करते, और उसके कारण अपना तो शायद ईगो समझ जाता होगा, लेकिन बच्चे की जिंदगी के लिए समस्या पैदा हो जाती है। अच्छा है टीचर, मैनेजमेंट, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, इन चतुष्क का एक मेल होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। वो अपने अपने तरीके से चारों कोने में अलग काम करेंगे नहीं होगा। ये व्यवस्था सहज रूप से विकसित हो सकती है और उसका परिणाम भी मिलता है। और मैं मानता हूं कि हम लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि जिन शिक्षकों के पास हम पढ़ते हैं उनके प्रति पूरे परिवार का एक आदर भाव पैदा हो। वो टीचर के पास जितना भी ज्ञान है ना, वो आपके लिए वो निचोड़ देगा। आप देखना, स्पेशल अटेंशन करेगा। माननीय कुवैत से एक छात्रा ही हैं, सारा सदफ, वो अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहती हैं। Good morning, sir. I am Sara Sadaf from the Indian Community School, Kuwait. I am originally from Hyderabad, India. As a student of class 12, I have been observing a mismatch between the questions asked in the examination and the objective with which we are being taught. Our teachers often say that we have to emerge as good human beings, but our exam papers do not reflect the learn. So I have a suggestion for our education system. Examination needs to be linked with our broader aim of education, and every student, parent, teacher, and the board examiner must be aware of this. Thank you, sir.
क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। मैं इस बात को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि परीक्षा पर पूछे गए सवालों और जिस मकसद से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। हमारे टीचर्स अक्सर कहते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, पर प्रश्न पत्र में ये कंसर्न जाहिर ही नहीं होता। हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक सलाह है कि हमारी परीक्षा शिक्षा के व्यापक लक्ष्य से जुड़ी हुई होनी चाहिए और इस बात के प्रति टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बोर्ड एग्जामिनर्स सभी को सजग होना चाहिए। माननीय, इस बारे में आपके विचार हम सब जानना चाहेंगे। देखिए, मूलतः शिक्षा में सारी बातें होती हैं। ये शिक्षा जो है वो कोई रातों रात तैयार नहीं हुई है। हजारों साल से मानव विकास यात्रा के साथ नई नई चीजें जुड़ती गई हैं, नए नए तरीके जुड़ते गए हैं, लेकिन कठिनाई तब होती है हमने शिक्षा को जिंदगी से काट करके एग्जाम से जोड़ दिया है और उसी का परिणाम है कि हमको लगता है कि स्कूल में जो बताया गया, अब जैसे मान लीजिए स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पर आप जाएंगे तो 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा के बच्चे अगर वहाँ टूरिस्ट के रूप में कहीं स्कूल बस आया है और टीचर ने बताया कि ऐसे चलना है तो सभी बच्चे ऐसे ही चलेंगे। ऐसा होता है ना, हाथ पीछे बांध करके पूरा टूर देखेंगे, टूर प्रोग्राम ऐसे ही करते हैं ना। अब ये शिक्षा में नहीं है, लेकिन ये उसने जो सिखाया क्या वो जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है क्या? डिसिप्लिन मतलब ये मैं नहीं कहता हूं फिर हाथ पैर ऐसे करना ही मत। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी सब चीजें होती है, हमारा उस पर ध्यान नहीं होता। या तो जो टीचर बताता है वो सिलेबस का तो ज्ञान देता है, लेकिन ये चीज जिंदगी में कैसे काम आती है वो नहीं बताता है। हकीकत ये है कि शिक्षा के हर पहलू को जिंदगी के साथ रिलेवेंट करके पेश करना ये टीचर्स को हॉबी होनी चाहिए, उसको आदत। मैं छोटा सा बताता हूँ। मैं जो छोटा था तो हमारे एक टीचर थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, और मेरा जो गांव था वो गायकवाड़ स्टेट था। तो गायकवाड़ राजा की एक विशेषता थी कि जहाँ भी उनका राज्य होता था वहाँ प्राइमरी स्कूल होती थी, बच्चियों की शिक्षा कंपलसरी होती थी, पोस्ट ऑफिस होती थी, तालाब होता था, लाइब्रेरी होती, ऐसे कुछ उनके विशेषताएं थी। जहाँ जहाँ उनका राज होता था इतनी चीज़ें होती थी। तो मेरे गांव में भी उनकी एक स्कूल थी, तो सरकारी स्कूल थी, मैं उसमें पढ़ता था। हमारे एक टीचर की विशेषता थी, वो क्या कहते थे, हम सभी स्टूडेंट को कहते थे कि चलो तुम 5 खड़े हो जाओ, तुम कल घर से तुम 5 मूंग के दाने लाओगे, तुम 7 मूंग के दाने लाओगे, तुम 9 मूंग के दाने लाओगे। दूसरे को कहते थे तुम 3 चने के दाने लाओगे, 5 चावल के दाने लाओगे। ऐसा वो अन्न के कुछ दाने, ज़्यादा नहीं, थोड़े लेके आ। तो बच्चा क्या करता था, याद रखता था कि मुझे 5 मूंग के दाने ले जाने। तो घर में किसको मूंग कहते हैं वो सीख जाता था कि इसको मूंग कहते हैं, पकड़ करके ले आता था बड़ा संभाल करके। तो मूंग फिर पढ़ाना नहीं पड़ता था कि इसको मूंग कहते हैं। मैं बिल्कुल बचपन की बात बताता हूँ। फिर टीचर क्या करते थे, सारी चीज़ों को मिक्स कर देते थे। फिर बच्चों को कहते थे अच्छा भाई 5 बच्चे आ जाओ, इसमें से एक को कहेंगे चना, 5 चना नुको, तो उसको मैं अरिथमेटिक आ गया, चना पहचान गया। दूसरों को कहते हैं चावल 5 उठाओ दिखाओ। यानी पढ़ाने का उनका एक अपना तरीका था। अब बात छोटी है लेकिन जिंदगी से कैसे जोड़ देते थे। मतलब कि शिक्षा में सब नहीं है, ऐसा है नहीं है, होता सब है। गीत होता है, संगीत होता है, संवेदनाएं होती हैं, सपने होते हैं, सब होता है। लेकिन हमने अपने आप को, परिवार ने, टीचर ने, सब ने रैंकिंग रैंकिंग रैंकिंग, वही समस्या शुरू हो जाती है। जीवन को हम खोल दें, जीवन को हम विस्तृत कर दें, हर चीज में से अपनापन सीखना शुरू कर दें, अपने आप देखिए खुद की जिंदगी बदलेगी, परिसर की भी जिंदगी बदलेगी। So
सर मौली सिंह हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है हमारे बीच में। ये आगरा की हैं और पढ़ती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हूँ मौली सिंह, ठाकुर तेज सिंह डिग्री कॉलेज आगरा से। और मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, वो नई जगह पर जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते। कई सारे स्टूडेंट्स को होम सिकनेस और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, तो वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें और कैसे उनके पेरेंट्स और टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। माननीय, ये आखिरी सवाल है, कृपया इस बारे में हम सबको कुछ कहें। भारत जैसे देश में ये डिप्रेशन वाली बात जो है वो बहुत परेशान करने वाली बात है। भारत की जो मूलभूत समाज रचना है उसमें इस प्रेशर को रिलीज करने की व्यवस्था है, सहज व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य से समाज व्यवस्था में जो परिवर्तन आए, परिवर्तन तो आते रहते हैं, वो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिसने स्थिति पैदा की। पहले हमारा जॉइंट फैमिली हुआ करता था और जॉइंट फैमिली होने के कारण बच्चा दो बातें पिताजी को नहीं कह सकता था, वो दादी माँ के आगे कह देता था, मन हल्का हो जाता था। दो बातें दादी माँ से कहता था, लेकिन लगता था कि जरा माँ से पूछ लूँ तो वहाँ जाकर के एक प्रकार से उसको एक अवसर मिलता था अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आज स्थिति ऐसी है कि एक्सप्रेशन के लिए कम, सप्रेशन के लिए ज्यादा, इस तरफ हम बढ़ गए हैं। और ये जो कुकर फट जाता है उसका मूल कारण यही है कि इस प्रकार की भाप भर जाती है, उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, इससे बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। माँ बाप ने बच्चों के साथ उसकी रुचि के अनुसार खुलेपन से बातें करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए वो हॉस्टल भी चला गया तो उसको विश्वास है कि इस परिस्थिति को मेरे माँ बाप को मैं बताऊंगा तो समझेंगे। लेकिन अगर आप कट ऑफ है वर्क से, जब कितने मार्क्स आए, क्यों देर से आए, किसके साथ गए थे, फोन किस पे बात करे, इसी में लगे रहे तो एक ये कट ऑफ स्टेज बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। दूसरा, ये माँ बाप का जिम्मा है कि ये डिप्रेशन अचानक नहीं आता है, ये बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है। कुछ एक होता है जो एक्साइटमेंट में कुछ कर दें, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर धीरे 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 वो लुढ़कता जाता है। जागरूक माँ बाप देखते कह रहे क्या बात है भाई, ये पहले तो बड़ा आग्रह करते थे, खाता नहीं था, अचानक बैठता है बस खाता ही रहता है, बात नहीं करता है, ये अचानक उसका वेट बढ़ रहा है, साइकोलॉजिकली क्या हुआ है। तुरंत माँ बाप देखते भाई कुछ होगा, तब ये स्ट्रेस में है, कुछ ना कुछ ज्यादा खा रहा है। कभी सोता नहीं था दोपहर को, आज ऑफिस से आ गया, अचानक सो गया, कमरे में चला गया तो मुंह ढंग करके बैठ गया, क्या कर रहा है। अगर उसको वो जागरूक अवस्था से लेते हैं और उसको उसी समय हैंडल करते हैं तो बाद में अगर बाहर जाता है तो प्रॉब्लम। दूसरा, कहीं पर भी जाते हैं माँ बाप ने देखना चाहिए कि वहाँ किसी न किसी परिवार से उसको हम जोड़ सकते हैं क्या, बच्चे को जान पहचान वाले किसी से, उसके लिए थोड़ा खर्च करना पड़े तो खर्च करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए जरा भाई सप्ताह में एक दिन जब छुट्टी हो तो बच्चे को जरा घर बुला लेना, आप भी कभी हो आना। और बच्चे में अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो उसको एक धीरे धीरे एक नया परिवार मिल जाएगा, खुल जाएगा। दूसरा, काउंसलिंग से हमने संकोच नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो माँ बाप को लगता है कि कहीं लीक हो जाएगा तो किसी को पता चलेगा कि बेटे का काउंसलिंग चल रहा है, हम उससे इज्जत भी गंवाते हैं, बच्चा भी गंवाते हैं। कोई संकोच नहीं करना चाहिए, थोड़े से भी सिम्टम्स दिखते हैं हमने उसको काउंसलिंग करना चाहिए। बच्चे के साथ सही तरीके से बात करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, वो धीरे धीरे उसके भीतर की जो भी बीमारियां हैं उसको निकाल देते हैं। लेकिन हॉस्टल में जो रहते हैं उनको मेरा एक छोटा सा
अपना अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ, ये कर सकते हैं काम। हो सकता है कुछ घटना ने आपको परेशान कर दिया है, या कुछ आपने सुना है, आप बेचैन हैं, मन का आक्रोश, मन की वेदना कैसे प्रकट करना आपको रास्ता नहीं सूझता है। कुछ नहीं, आप हो सके तो हॉस्टल के बाहर जाइए, किसी पेड़ पे नीचे अकेले बैठिए और एक नोटबुक ले जाइए, उस कागज पे सारी घटना का वर्णन लिख दीजिए, लिखते चले जाइए। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, खुद को क्या लगा, सारा जितना जैसे एक फिल्म दिखती है सही सारा लिखते चले जाइए। फिर उसको पढ़िए मत, वहीं पर उसको फाड़ के जेब में टुकड़े डाल दीजिए। स्वच्छ भारत है, फिर वो नहीं डालना है। फिर भी मन हल्का नहीं हुआ, दोबारा लिखिए। पहले अगर आपने 8 पेज लिखा होगा, दोबारा लिखे हो तो 3-4 पेज में वही बात आ जाएगी। फिर भी उसको फाड़ दीजिए, टुकड़े जेब में डाल दीजिए, तीसरी बार लिखिए। अब देखोगे तीसरी बार वही बात 1-1.5 पेज में आ जाएगी। भीतर का जो है वो कागज पे टपकता जाएगा, अंदर से कम होता जाएगा, आप एब्सोल्युटली रिलैक्स फील करेंगे। आपको ये भी डर नहीं रहेगा, आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि कोई पढ़ लेगा तो किसी को बताऊंगा, किसी को हम बात क्यों बताते नहीं है, डर लगता है यार इसको बताऊंगा वो किसी और को बताएगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। खुद ही अंदर एक जगह है, खुद ही लिखें, उसको फाड़ दें। आप देख लेना घर में भी ऐसा वातावरण बिगड़ गया हो, मम्मी नाराज हो, टिकना हो, फलाना हो, और मान लीजिए आप लगते हैं आप अलग से बैठ करके लिख लीजिए। आपके भीतर की सारी जो मानवीय जो विकृतियां हैं वो कागज के सहारे से बाहर निकल जाएगी। यही अल्टीमेट उपाय नहीं है, छोटा सा उपाय है। ये छोटा सा उपाय भी कुछ पल के लिए तो आपका सहारा कर सकता है, कुछ दिन के लिए सहारा कर सकता है, खुद को खड़े होने की ताकत दे सकता है। दूसरा, कोई एक अगर हॉस्टल में रहते हैं तो कोई सीनियर स्टूडेंट हो या टीचर हो, कोई एक हमने ढूंढ के रखना चाहिए जिस पर हम भरोसा करें, उससे कभी मन की बातें बताया करें कि देखो यार इस बार तो माँ का फोन ही नहीं आया, चीज बड़ी नहीं होगी। उसके सामने को तो वो कहेगा, वो आपसे शायद उम्र में छोटा होगा तो अरे चिंता मत कर यार माँ काम में होगी। हमें लगता है हमारी दवाई हो गई, हमारा उपचार हो गया। क्यों? किसी ने कह दिया यार हाँ माँ काम में होगी। मेरा मन कहाँ चल रहा था 2 घंटे से, देखो आज जन्मदिन है, माँ का फोन नहीं आया। हो सकता है वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है मोदी सरकार की बातें कुछ भी हो लेकिन इंटरनेट न चलता हो। और हम गुस्सा माँ पे निकालते हो, टेक्नोलॉजी फेलियर हो सकता है। परीक्षा पर चर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे की। अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा और उनके पहुंचने पर जोरदार स्वागत। तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र जोधपुर पहुंचे और यहां पर उनके लोगों ने, उनके क्षेत्र के लोगों ने उनका स्वागत किया। तैयारियां कल से ही लगातार चल रही थी, पूरे शहर को बैनर पोस्टरों से पाट दिया गया है और आज जैसे ही मुख्यमंत्री यहां पहुंचे उनका अभिवादन किया गया, उनका स्वागत किया गया। सीधी तस्वीरें जोधपुर से। मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, कुछ उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे। सीधी तस्वीरें जोधपुर से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूर्य नगरी जोधपुर अपने
गृह क्षेत्र जोधपुर पहुंचे। पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। पगड़ी पहनाकर, फूल मालाओं से यहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें जोधपुर से। कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री आज शिरकत करेंगे, जन सुनवाई करेंगे और एक आम सभा को भी मुख्यमंत्री आज संबोधित करेंगे। कुछ देर पहले जोधपुर पहुंचे और पहुंचते ही उनका इंतज़ार कर रहे यहाँ लोगों ने ज़ोरदार स्वागत मुख्यमंत्री का। पूरे शहर में पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, इनके चाहने वालों की तरफ से पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं स्वागत, अभिनंदन के लिए मुख्यमंत्री का। और इंतज़ार हो रहा था अपने इस जननेता का, जननायक का। जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे, लोगों में खुशी, उत्साह, स्वागत करते हुए फूल मालाओं से मुख्यमंत्री को लाद दिया गया। साफा, पगड़ी पहनाकर, एक राजस्थान की ये परंपरा है, अपने मेहमान के आने पर पारंपरिक तरीके से उसका स्वागत किया जाता रहा है और राजस्थानी साफा उसका एक प्रतीक है। मुख्यमंत्री को साफा पहनाकर स्वागत किया लोगों ने यहाँ पर। अब मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होने के बाद कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सर्किट हाउस पहुँचेंगे, वहाँ पर भी कई लोगों से मुलाकात करेंगे, जन सुनवाई करेंगे, समस्याएं सुनेंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा उन समस्याओं के निराकरण के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम बनने के बाद पहला दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सूर्यनगरी जोधपुर से सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद। स्वागत की तस्वीरें, खुशी, उत्साह लोगों में। आज मुख्यमंत्री अपना वक्त इन लोगों के बीच बिताने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री पूरे दिन अपने गृह क्षेत्र, गृहनगर में अपने लोगों के बीच बिताएंगे। सीएम बनने के बाद पहला दौरा है, इसलिए लोगों में ये देखिए तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कितना उत्साह। लाइन में लगकर एक एक कर मुख्यमंत्री का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और तमाम लोगों से मुख्यमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान, हमारी पहुंच आपकी ताकत। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters. मेरा उद्देश्य उपदेश देना नहीं, परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी। बच्चों को दिया गुरु मंत्र, क्लास की परीक्षा को जिंदगी की परीक्षा ना माने। मोदी स्तर की क्लास से जुड़े देश और दुनिया भर से छात्र और अभिभावक। प्रदेश के स्कूलों में भी दिखा उत्साह, परीक्षा के तनाव से दूर रहने के सीखे गुर। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जनता दरबार, सुनेंगे आम जन की समस्याएं, उमड़ा जन सैलाब। IRS सही राम मीणा, निकला बड़ा भूमाफिया, ओहदे का दुरुपयोग कर सरकारी जमीनों पर किया अवैध कब्जा। न्यूज़ 18 राजस्थान की एक्सक्लूसिव पड़ताल में खुलासा। नहीं रहे पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, 88 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। और मरुधरा में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी जारी, हिल स्टेशन पर ठंड का सितम बरकरार। लगातार चौथे दिन जमाव बिंदु पर बना पारा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान, हमारी पहुंच आपकी ताकत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए सीधे चलते हैं सूर्य नगरी जोधपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आज जोधपुर के दौरे पर हैं और ख़ास बात यह है कि अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के 40 से कुछ ज़्यादा दिनों के बाद आज जोधपुर पहुंचे हैं अपनों के बीच में। वैसे तो अशोक गहलोत प्रदेश के किसी भी हिस्से में जाए उनका ज़ोरदार स्वागत होता है, लेकिन जब सूर्य नगरी पहुंचते हैं तो ये एहसास होता है मानो सूर्य नगरी के काफ़ी लंबे समय से सूरज यहीं हो। जो कहा जाता है अपने तो अपने होते हैं, ऐसे में स्वागत सत्कार की तस्वीरें और भी चोखी हो जाती हैं। जोधपुर में अपने घर जोधपुर ये आए हैं। हालांकि कुछ ही घंटों का यहाँ पर उनका कार्यक्रम है और जो उनका ऑफिशियल कार्यक्रम है वो कल रात को ही घोषित किया गया। स्वागत के लिए शहर भर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, कटआउट्स लगाए गए हैं। जहां जैसी जगह मिली उस तरीके से होर्डिंग लगाकर, पोस्टर लगाकर स्वागत की तैयारियां पहले ही कर दी गईं। कांग्रेस की झंडियां भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगी, लोगों के हाथों में भी, और यहाँ वहाँ स्वागत सत्कार के लिए भी लगाई गई है। और समझा जा सकता है मुख्यमंत्री के आने के पहले प्रशासन भी ऑन टोस था। रातों रात शहर को चमका देने की
कवायदें जारी रहीं, साफ सुथरी चकाचक सूर्यनगरी में जो अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत हो रहा है। और इस भीड़ को जो आप देख रहे हैं, इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस के दिग्गज चेहरे तो हैं ही हैं, आम लोग भी बड़ी संख्या में जुटे हैं। फिलहाल सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अशोक गहलोत जोधपुर से, ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, लोग फूल मालाएं लेकर भी पहुंचे हैं। कईयों की हसरत सिर्फ उन्हें छूकर उनका स्वागत करने की। बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और उत्साह देखते ही बन रहा है, ये स्वागत सत्कार देखते ही बन रहा है। अपने कार्यक्रम से थोड़ा लेट जरूर जोधपुर वो पहुंचे हैं। बहरहाल धन्यवाद सभा होनी है जिसमें वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी उनके हैं। खासकर एक शादी समारोह जो कि हाई प्रोफाइल शादी है, उसमें वो शिरकत करेंगे और फिर वापस रवाना हो जाएंगे। और जिस तरह से वहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि जनता दरबार लगेगा। और जैसे ही जनता दरबार लगेगा, मुख्यमंत्री 5 साल बाद यहाँ फिर जनता दरबार करते दिखाई देंगे। वैसे भी जोधपुर आने पर अशोक गहलोत सर्किट हाउस में ही ठहरते हैं और कार्यकर्ता और आमजन उनसे यहीं मिलते हैं। बहरहाल सीएम बनने के बाद कुछ दिनों का अच्छा खासा गैप रहा, समझा जा सकता है, क्योंकि सरकार बनते ही, सरकार में आते ही सबसे पहली कवायद जिसे अंजाम दिया जाना था वो था शपथ ग्रहण समारोह का। पहले कुछ दिन लगे सीएम फेस चुनने में कांग्रेस को, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ और फिर जुट गए उस कवायद में, उस वादे को पूरा करने की कवायद में जिससे सत्ता तक का रास्ता कांग्रेस ने तय किया। काफ़ी जद्दोजहद हुई, फिर एक लेआउट तैयार किया गया प्लान का, और फिर विधानसभा का सत्र। कुल मिलाकर सरकार के लिए ये शुरुआती दिन हनीमून पीरियड तो नहीं रहे हैं, पर कई कवायदों को अंजाम देती कांग्रेस नजर आई, जिसके बाद आज अशोक गहलोत जोधपुर में पहुंचे हैं। सूर्यनगरी जोधपुर से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा 2.0 कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के छात्रों के साथ साथ इस बार अभिभावकों और शिक्षकों से भी बातचीत करते दिखाई दिए। इस बार अन्य देशों के छात्र भी कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि ये कार्यक्रम किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है, वो यहाँ इनके बीच खुद को उनके जैसा और उनकी स्थिति जैसा जीना चाहते हैं, जैसा ये छात्र उनके अभिभावक जीते हैं। आप में से बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा, किसी को दिन में 10 बार सुनना पड़ता है, समझ नहीं आता है। दोस्तों के साथ टेलीफोन पे बैठे रहो, चलो कंप्यूटर छोड़ो, कुछ पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, ऐसा ही होता है ना? सच बताइए ना। दरअसल परीक्षा का महत्व तो है, उसका इनकार नहीं कर सकते, और मैं ये तो नहीं कह सकता हूं अरे परवाह मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करें कि भाई ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी की कसौटी नहीं है, अगर इतना से हम सोच लें
तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती है ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें एक बढ़िया वाक्य था। उसमें लिखा था, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आज, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। मैं समझता हूं इसमें बहुत बड़ा संदेश है। कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एक आध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। जहां तक टाइम मैनेजमेंट का सवाल है, आप अगर किसी से समय मांगे और वो ये कहे कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास इन दिनों समय नहीं है, तो आप लिख के रखिए वो झूठ बोलता है। मतलब उसको समय का उपयोग आता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है अगर आप अपने समय के संबंध में जागरूक हो। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सचमुच में अपने 24 घंटे की दिनचर्या का एटलीस्ट 1 वीक का एनालिसिस किया होगा। बहुत कम होंगे। आप एक काम कीजिए, बीते हुए एक सप्ताह में आप सुबह से शाम तक अपना याद करके लिखो समय का क्या उपयोग किया। तो आपको ही पता नहीं होगा कि मैंने ये काम क्यों किया यार, मैं तो बेकार में समय बिगाड़ दिया। देखो मैं तो यहाँ खाली बैठा था, मैं तो ऐसे ही बातें कर रहा था, मैं ऐसे वो चीज को देखा करता था। आप तुरंत सोचेंगे नहीं ये 6 चीजें कम करूं, ये समय निकलेगा, यहां उपयोग करूंगा। टाइम मैनेजमेंट ये हमारे अपने हाथ की बात होती है। हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए कोई बड़े MBA, बहुत बड़ी कोई ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ना कोई जरूरी। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। अब तक मरने वालों की संख्या 75 हो चुकी है। ऐसे में बेकाबू होते स्वाइन फ्लू पर कंट्रोल पाने के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। बेकाबू हुआ स्वाइन फ्लू, अब तक हुई 75 की मौत। चिंता में प्रदेश सरकार, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। जी हां, पिछले 28 दिनों में 75 मौतें। ये बताने के लिए काफी है कि स्वाइन फ्लू अब प्रदेश के लिए काल बन चुका है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है और हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा स्वाइन फ्लू से प्रभावित क्षेत्रों का आज से दौरा करेंगे। 3 दिन के दौरे पे मैं भी निकल रहा हूँ। ब्यावर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इस सारी जगह पे अगले 3 दिन मैं उस इलाके में रहूँगा। तो इसलिए विभाग चिंतित है। किसी की भी जिंदगी जाए वो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम लोग पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि कैजुअलिटी से आगे फ्यूचर में रुके। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुताबिक प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने 10 लाख टेमीफ्लू टैबलेट्स के ऑर्डर दिए हैं। इनमें से 1 लाख टेमीफ्लू टैबलेट्स दवा इस वक्त स्टॉक में आ चुकी हैं और बाकी दवा भी जल्दी ही विभाग को मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में स्वाइन फ्लू की जांच